तो स्टूडेंट, आज हम लोग हिमनदीय स्थलाकृतियां प्रारंभ करेंगे भूगोल में। तो आइए देखते हैं कि हिमनद क्या है और इनसे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। तो अभी हम आपके स्क्रीन पर एक इमेज ला रहे हैं, उसको देखिए आप लोग। तो लिखिए, हिमनद के अपर्दनात्मक कार्य। ये हिमनद अपर्दन कैसे करता है, जहां तक लिखे थे उसके आगे लिखे। तो सवाल ये उठता है कि बर्फ है इतना मुलायम है, बर्फ इतना मुलायम है, तो बर्फ अपर्दन कैसे करता है। बर्फ से अपर्दन कैसे होता है। अपर्दन का मतलब खरोंच। जब कोई चीज किसी चीज पे चलता है तो उससे खरोंच उत्पन्न होता है। तो बर्फ इतना मुलायम है तो उससे अपर्दन कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए ये धरातल है, ये पहाड़ है, इस पे बर्फबारी हुई और ये पूरा बर्फ जम गया, ये बन गया ग्लेशियर। तो मान लीजिए इसमें सब उबड़ खाबड़ सब चट्टान था जिस पे बर्फबारी हुई और ये सारे के सारे इसमें चपक गए, सारे के सारे इसमें चपक गए। तो जब ये बर्फ है ग्लेशियर नीचे सरकेगा तो इन पत्थरों को जिसको जकड़ा है इन सबको उखाड़ते लेते चलेगा, सबको तोड़ देगा। उसी को कहते हैं प्लकिंग, उसी को कहते हैं प्लकिंग। प्लक मतलब क्या होता है, किसी को ऐसे तोड़ना। तोड़ के जब इसको लेके आगे बढ़ेगा तो नीचे पेंदी में ये सब चट्टान भी धरातल को घिसते हुए आगे बढ़ेंगे। तो धरातल भी खरोच आएगा, धरातल में खरोच आएगा और इस टाइप से हिमनद द्वारा अपर्दन का कार्य किया जाएगा। तो वास्तव में बर्फ नहीं घिसते हैं, बर्फ में जो कंकड़ पत्थर जकड़े हुए हैं उनके सरकने से ये धरातल में खरोच आती है, इसी को कहते हैं अपर्दन। तो आइए लिखिए, हिमनद का अपर्दनात्मक कार्य। लिखिए, सामान्य रूप से हिमनद अपर्दन के अन्य कारकों अपर्दन के अन्य कारकों का मतलब एजेंट ऑफ इरोजन। और एजेंट ऑफ इरोजन कौन कौन से हैं। हवा, बहता हुआ जल, सागरीय धाराएं, ये सागरीय लहरें है ना। तो इन सबों के द्वारा भी पृथ्वी के धरातल पर अपर्दन होता है। इन्हीं को कहते हैं एजेंट ऑफ इरोजन, अपर्दन के दूत। आइए लिखिए, अपर्दन के अन्य कारकों के समान मार्ग में आने वाली
मार्ग में आने वाली सैलों सैलो माने चट्टान, सैलों का अपरदन करता है, अपरदन करता है, कौमा उससे प्राप्त पदार्थों का परिवहन करता है तथा मलबा का यथास्थान, मलबा मतलब सेडिमेंट्स जो तोड़ फोड़ कर अपने साथ ले गया, मलबा का यथास्थान निक्षेपण भी करता है। निक्षेपण डिपोजिशन जमा करना। तो यहां से तोड़ेगा, खरोचेगा, ये हुआ इरोजन, इसको अब अपने साथ ले जाएगा, ये हो गया परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। और लाके जैसे जैसे ये बर्फ नीचे आएगा, पहाड़ से नीचे आएगा, मान लीजिए ये पहाड़ है, तो पर्वत से जैसे जैसे नीचे आएगा, नीचे क्या होगा कि तापमान बढ़ेगा, नीचे तापमान बढ़ेगा। आप लोग क्लाइमेटोलॉजी में एक चीज पढ़ेंगे, देखिए क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में एक चीज पढ़ेंगे कि ये पर्वत, ये है धरातल। यदि धरातल पे, जैसे मान लीजिए अभी का मौसम ले लीजिए, तो हमारे उत्तरी बिहार, उत्तरी उत्तर प्रदेश के पश्चात ये नेपाल में हिमालय पर्वत है। उसी तरह उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, ये पूरा हिमालय है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। तो यदि यहाँ का तापमान मान लीजिए अभी नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा। ये जो कम होने की दर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे तापमान में 6.5 डिग्री की कमी आएगी। तो मान लीजिए यहां है 25 डिग्री, तो 4 किलोमीटर के ऊपर, 4 किलोमीटर जब हम इस पे ऊपर जाएंगे तो 24 और 2 26, 26 डिग्री तापमान में कमी आएगी। और यहां तापमान है 25 डिग्री, तो 4 किलोमीटर के ऊंचाई पर तापमान हो जाएगा -1 डिग्री, -1 डिग्री। और बर्फ बनने के लिए जरूरी है 0 डिग्री, बर्फ बनने के लिए आवश्यक है 0 डिग्री। तो अब इसके ऊपर जब जाएंगे हम लोग, तो केवल बर्फ ही बर्फ मिलेंगे। इसके ऊपर जाएंगे तो केवल बर्फ ही बर्फ मिलेंगे। ये हाइट है, 4 किलोमीटर का जो हाइट है,
जहां -1 डिग्री सेंटीग्रेड मिला, ये मौसम के अनुसार बदलेगा, मौसम के अनुसार बदलेगा। अभी हम यहाँ एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान के इसको डिराइव किए हैं। अब मान लीजिए जनवरी का मौसम है, जब ठंड अपने पीक पर होता है, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर आ गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर आ गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब तो कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर बर्फ मिलेगा? क्षेत्रीय 18। देखा, हम लोग के समय में ना जो पहाड़ा पढ़ाया जाता था, तो क्षेत्रीय 18, छचऊ का 24। अब है कि कैसे बोलते हैं, 6 1 जा 6 है। अच्छा, तो इसको कहेंगे 6 3 जा, नहीं हो। पहले तो समझ में ही नहीं आता था कि बोलता क्या है। वो तो मनी का एक दिन बुक देखा, मनी को बताने लगे तब समझ में आया। वो ऐसे समझाया था, 6 × 3, मैंने 3 प्लुरल में हो गया ना, 6 3 जा, मैंने 6 को 3 बार, 6 4 जा, मैंने 6 को 4 बार, तब कहे वो ही बोलता है सब। तो आइए देखिए, लेकिन फिर भी भाई अपना देश भेष तो बदल नहीं सकता है। जब 15-20 साल रहे दिल्ली तब नहीं बदला, तो अब क्षेत्रीय 18 जब दिल्ली में नहीं बदला, तो अब तो सासाराम आके बदलेगा। अरे तो अब देखिए, यानी कि अब हमारा लगभग 2.5 किलोमीटर पर ही 6 दूनी 12, 12 1 13, और 13 और आधा भी लेंगे तो 13 3 16, 2.5 किलोमीटर पर ही -1 हो जाएगा। तो लगभग 2.5 किलोमीटर पर -1 डिग्री आ जाएगा, -1 डिग्री आएगा। अब देखिए, तो जनवरी में 2.5 किलोमीटर पे -1 डिग्री था। अभी मार्च में यहाँ का औसत तापमान, धरातल का नीचे का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और ये 0 डिग्री तापमान का जो लाइन है वो बढ़कर चला गया 4 किलोमीटर पे। तो जाड़े में तो यहां तक बर्फ था जनवरी तक। अब जब तापमान बढ़ने लगा यहाँ का, तो धीरे धीरे ये 0 डिग्री का हाइट भी बढ़ता जाएगा। तो बाकी का जो बर्फ है क्या होगा? पिघलना शुरू होगा। और वही बर्फ जब पिघलते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग कि ग्लेशियर मूव करना शुरू किया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे पहले ना ग्लेशियर है, तो सबसे पहले नीचे से बर्फ पिघलता है। ऊपर ऊपर बर्फ रहेगा लेकिन नीचे वाला पिघल जाएगा। अब मान लीजिए ये ग्लेशियर है और ये इसका धरातल है और नीचे का बर्फ पिघल गया, तो अब यहाँ फ्रिक्शन एकदम कम हो गया और ऊपर से नीचे जो पानी पिघला हुआ है वो लुब्रिकेंट का काम करने लगेगा, चिकनाहट का काम करेगा और ऐसे लटका हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, प्लस इसका अपना जो वजन है उसके वजह से भी ये नीचे जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये जो नीचे पानी बन गया है उस पर ये धीरे धीरे नीचे सरकना शुरू कर देगा और ऊपर से ये अटैच है तो ऊपर वाले को भी अपने साथ खींचेगा। जैसे मान लीजिए
इसको कुआं मानिए और इस पर से ऐसे पत्थर में रस्सी बांध के डाल दीजिए नीचे, पीछे रस्सी है, तो जैसे जैसे ये रस्सी नीचे की ओर जाएगा पीछे वाले रस्सी को भी खींचेगा। तो वही चीज होता है ग्लेशियर के साथ। कभी कभी ग्लेशियर जब ऊपर से नीचे सरकना शुरू करेगा तो कभी कभी ब्रेक भी हो जाता है, कभी कभी ब्रेक भी होता है, बीच बीच में भी कई बार ब्रेक होता है। जो ये होते हैं पर्वतारोही होते हैं या स्केटिंग करने वाले होते हैं बर्फ पे, उनके लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है और पता चलता है कि उसी के अंदर चले जाते हैं और वो जो गहराई है आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, कुछ भी हो सकता है, वो सीधा अंदर चले जाएंगे, पूरा क्रैक रहेगा। तो इस टाइप से ये जो ग्लेशियर है कभी नीचे तो कभी ऊपर होते रहते हैं और जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा ये पिघलता जाएगा और ये नीचे सरकना शुरू कर देगा। जब नीचे सरकना शुरू कर देगा तो यही हो गया मूविंग आइस और इसी को कहा जाएगा ग्लेशियर। अब समझ में आया कि बर्फ में गति कैसे उत्पन्न होती है। चलिए, और जब ये चलेगा तो जिस किसी भी चीज को जकड़े हुए है, अब मान लीजिए ये तो वैली में रहता है, वैली ऐसे है, इसमें सब जमा होता है, कहीं ऐसा है तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, अभी दिखलाए थे ना इमेज। तो नीचे तो अपर्दन करता ही करता है, साइड जो दीवार है उसका भी अपर्दन करता है, साइड में जो दीवार है उसका भी अपर्दन करता है। तो आइए लिखिए कि हाँ, तो यहां से तोड़ के लेके चला तो वो हुआ अपर्दन, उसको अपने साथ लेके चलेगा तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, और ला के नीचे जहां कहीं भी जमा करेगा निक्षेप पर, क्योंकि नीचे आते आते एक समय आएगा जहां तापमान 0 डिग्री से ऊपर हो जाएगा और पानी पिघल कर अब जो हिमनद है वो नदी बन जाएगी, हिमनद जो है नदी बन जाएगी। तो अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर लेके आएगा सबको यहीं पर जमा कर देगा। तो अब चूंकि बर्फ ही पिघल गया तो उसके साथ जो कंकड़ पत्थर चल रहा है अब उसको ले जाएगा नहीं ना, सबको वहीं पर छोड़ देगा। तो वो हो गया डिपोजिशन। नदी अपने साथ सेडिमेंट को कहां तक बहा के ले जाती है, कब तक बहवाती है, जब तक कि नदी में गति है, नदी के जल में गति है तब तक वो सेडिमेंट बहता है। जैसे ही स्पीड, वाटर स्पीड कम हुआ कि देखिए सारे सेडिमेंट बैठना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि हिमनद का, लिखिए हिमनद का अपर्दनात्मक कार्य, हिमनद का अपर्दनात्मक कार्य अनेक रूपों में संपन्न होता है। हिमनद का अपर्दनात्मक कार्य अनेक रूपों में संपन्न होता है। लिखिए इनमें से प्रमुख हैं, इनमें से प्रमुख हैं, पहला उत्पाटन, प्लकिंग,
प्लकिंग को हिंदी में कहते हैं उत्पाटन, माने तोड़ देना, उत्पाटन। और दूसरा अपघर्षण, एब्रेशन। अपघर्षण, एब्रेशन मतलब खरोचना। लिखिए, यदि हिमनद का हिम शुद्ध होता है, शुद्ध होता है मतलब कि उसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं रहेगा, होता है, तो उसमें अपरदनात्मक सामर्थ्य अर्थात अपरदन करने की शक्ति, अपरदनात्मक सामर्थ्य नहीं के बराबर होती है। परंतु जब हिमनद में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं, तो हिमनद अपरदन का एक सक्रिय कारक बन जाता है। ये पदार्थ अपरदन के यंत्र होते हैं। ये पदार्थ अपरदन के यंत्र होते हैं, जिनकी सहायता से हिमनद अपनी घाटी की तली को तथा किनारों को अपरदित करता है, किनारों को अपरदित करता है। इस प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। एब्रेशन, खरोचना, इस प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, उत्पाटन, प्लकिंग, उत्पाटन, प्लकिंग, ये तो अपघर्षण देखे कि खरोचता है, उत्पाटन क्या है, प्लकिंग क्या है। लिखिए, उत्पाटन की क्रिया ब्रैकेट में उखाड़ना या तोड़ना, उत्पाटन की क्रिया में हिमनद, उत्पाटन की क्रिया में हिमनद चट्टानों के
चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर, बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर अपने साथ ले जाता है। अभी प्लकिंग समझाए थे। प्लकिंग मीन्स तोड़ना। जैसे तोड़ने का तो बहुत सारा मीनिंग है। प्लकिंग किसके लिए यूज करते हैं? फूल तोड़ना, चाहे किसी चीज को बीच से तोड़ देना, प्लकिंग। ब्रेक मने भी तोड़ना होता है। तो ब्रेक कब यूज करते हैं? जब किसी चीज को मार के, हथौड़ी से मार के किसी को ईंटा तोड़ दिए, पत्थर तोड़ दिए, लकड़ी तोड़ दिए, है ना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखिए कि हिमनद के अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक कार्यों को सम्मिलित रूप से हिमानीकरण या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ग्लेशिएशन, या हटाइए ब्रैकेट में कर दीजिए ग्लेशिएशन कहते हैं। ग्लेशिएशन कहते हैं। चलिए, ये तो हुआ ग्लेशियर का सामान्य परिचय। अब हम लोग देखेंगे कि हिमनद से क्या क्या बनते हैं। तो जैसे आप नदी में, पवन में कुछ भी पढ़े होंगे, तो दो तरह के टोपोग्राफी बनते हैं। एक होता है इरोजनल और दूसरा डिपोजिशनल। अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां और निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो आइए आपके सामने एक इमेज ला रहे हैं, उसको आप लोग देखिएगा। देखिए, ये आपको कुछ स्केच दिखाए जा रहे हैं। ग्लेशिएटेड टोपोग्राफी के। ये स्पेशली पर्वतों पर दिखला रहा है। ये देखिए नेचुरल है, ये स्केच नहीं है, ये रियल है, ये रियल है। अब तो इससे ये बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए लिखा हुआ है सर्क, ग्लेशियर, एरिट, हॉर्न, कॉल। अभी सब पढ़ेंगे हम लोग कि ये है क्या, कैसे ये बनता है, कैसे ये बनता है। इसमें और भी सब नीचे देखिए, ये भी नेचुरल ही है। इसको देखने से और अच्छे से समझ में आएगा कि ये पहाड़ हो गया, ये पहाड़ या पर्वत हो गया। अभी दिखला रहा है कि
ये बर्फ पिघल कर चला गया है। बर्फबारी के दिनों में, ठंड के दिनों में ये पूरा इलाका बर्फ से कवर हो जाएगा। अभी ये खाली खाली दिख रहा है। तो देखिए ये जो है ये बर्फ का रास्ता है, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। इन दोनों के बीच में जो दीवार है उसको कहते हैं एरिट। अब देखिए बीच में एक यहाँ बर्फ जमा होने का जगह, एक इधर एक इधर, और बीच में ये जो खड़ा है पीक जैसा, यहाँ भी इसको कहते हैं हॉर्न। इसको कहते हैं हॉर्न। और भी दूसरा इमेज आप लोग देख सकते हैं। इसको देखिए, हॉर्न दिखला रहा है, बीच में ये खड़ा है, एरिट दीवाल हो गया, और सर के ये गड्ढा होता है जिसमें कि बर्फ जमा होता है, जिसमें कि बर्फ जमा होता है। और यहां से ये निकल कर देखिए आ रहा है, ये नदी का रूप ले लिया है। ये बहुत दूर से खींचा गया इमेज है। ये पतली लकीर जो देख रही है ये पानी है, यही नदी का आगे चल के रूप धारण कर लेगा। न जाने ऐसे कितने ग्लेशियर पिघल कर इसमें पानी अपना डिस्चार्ज करेंगे। और देखिए आप लोग अपने से घर पर भी इसको देख सकते हैं। ये देखिए ये भी नेचुरल इमेज है। बर्फ सब निकलने के बाद ये कॉल बन गया, बर्फ जो पर्वत है कट जाता है, इस पार से उस पार चला जाएगा पर्वत के। देखिए नीचे झील दिखला रहा है, वैली है। तो इस टाइप से आप अब देखिए जो स्केच दिखलाया गया है शुरू में उसको देखिए। ये सब स्केच है, डायग्राम है। इसको देखिए, इसमें दिखला रहा है एक ये ग्लेशियर, एक ये ग्लेशियर, ये सब स्केच है और दिखला रहे हैं आपको। इसको देखिए, देखिए ये मेन वैली है और ऊपर में ये सब छोटी छोटी घाटियां हैं, गड्ढा है। तो इसी सब को कुछ न कुछ नाम दिया गया है। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जो हम लोगों का पहला है यू आकार की घाटी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैली है ये एकदम यू आकार का है कि नहीं? एकदम यू आकार का है। तो ये तो यू आकार की वैली जो है आप स्केच देख रहे हैं, आप नेचुरल भी देख सकते हैं। नेचुरल देखिए दिखलाते हैं, तब उसके विषय में लिखवाएंगे। यू शेप्ड वैली। देखिए आ गया यू शेप्ड वैली। अब आप देखिए नेचुरल, देखिए ये सारे नेचुरल यू शेप वैली हैं। देखिए बर्फ इसमें से निकल गया है। हो सकता है कि पहले का बना हो, इससे भी बढ़िया। ये देखिए, देखिए एकदम सीधा यू शेप दिख रहा है कि नहीं? दोनों साइड में दीवार खड़ा है और बीच में ये बहने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, जो गड्ढा वड्ढा है उसमें पानी है। ये सब झील बन जाता है। इस सबको कहते हैं फिंगर लेक या टर्न लेक भी कहते हैं। सब आगे आएगा। तो जैसे जैसे चलिए, जो जो स्थलाकृति, जिस जिस स्थलाकृति का नाम आएगा उसको हम लोग देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए ये हो गया आपका यू शेप वैली।
आप इसको स्क्रॉल करके आप अलग अलग भी देख सकते हैं। नाना प्रकार का अपना सब दिखेगा और दिखलाते। देखिए ये डायग्राम है, ये बता रहा है यू शेप वैली का निर्माण कैसे होता है। यू शेप वैली का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो बर्फ है धीरे धीरे दीवार और पेंदी को उखाड़ेगा, तोड़ तोड़ के ले जाएगा और इस टाइप से यू शेप वैली बनेगा। नदी में पढ़े थे आप लोग कि नदी से भी आकार की घाटी का निर्माण होता है और यहाँ यू आकार के घाटी का निर्माण होता है। और भी देख सकते हैं, देखिए बहुत सारा है, कोई भी निकाल के देख सकते हैं। जाड़े के दिन में जाएंगे तो ये सब बर्फ से भर जाएगा, सब समतल दिखेगा, सब समतल दिखेगा। और गर्मी के दिन में इधर जाना बड़ा कठिन काम है। ठंड के दिन में आप आसानी से चले जाइएगा, लेकिन गर्मी के मौसम में बर्फ निकलने के बाद ठंड में जो दूरी 1 किलोमीटर है, गर्मी में वो 20-25 किलोमीटर हो जाता है। ऊपर नीचे करके जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, देखिए अपने मेन पेज पर। तो लिखिए, अब लिखिए आप लोग है, हिमनदीय, या ऐसे लिखे हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। आपको स्थलाकृति का नाम लिख के और साथ में इमेज भी बनाना है, साथ में इमेज भी बनाना है। लिखिए, पहला यू आकार की घाटी, पहला यू आकार की घाटी। लिखिए कि पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद, घाटी हिमनद, वैली ग्लेशियर, ऐसी घाटियों से होकर प्रवाहित होते हैं, जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, खड़े ढाल वाले होते हैं। इस टाइप से आप लोग इमेज बना सकते हैं इसको। ये हो गया यू आकार की घाटी। तो आप लोग भी ऐसे लिख दीजिएगा कि खड़े ढाल वाले होते हैं। लिखिए, इन्हें निम्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है। तो बस खींच दीजिए, यह आपका यू आकार की घाटी हो गया।
भूगोल में चित्र बनाने में अगर आप चित्रकारी आती है तब तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई महारत हासिल नहीं करना है, स्केच है ये। तो स्केच, हाँ स्केच बिल्ली का बनाए तो बिल्ली ही दिखना चाहिए, हाँ कुत्ता नहीं दिखना चाहिए ये चीज। अब यू आकार की घाटी बना रहे हैं तो यू ही दिखना चाहिए, XYZ नहीं। लिखिए कि ढाल वाले होते हैं तथा तली सपाट तथा चौरस होती है। उसी में थोड़ा सा जगह है तो लिख दीजिए, तली सपाट तथा चौरस होती है। अब इमेज बना लिए हैं तो ठीक ना, तो छोड़ दीजिए, बाद में बना लीजिएगा, जगह छोड़ दीजिए। लिखिए हिमनदों, हाँ चित्र के नीचे से लिखिए हिमनदों कि ये घाटियां अंग्रेजी के यू अक्षर, यू को कैपिटल यू लिखिएगा, यू अक्षर के समान दिखती हैं, यू अक्षर के समान दिखती हैं। लिखिए इसी आधार पर इन्हें यू आकार की घाटी कहते हैं, यू आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा लिखना। चलिए अब दूसरा लिखिए, यू आकार की घाटी हो गया। दूसरा लिखिए लटकती घाटी, हैंगिंग वैली। हाँ हैंगिंग वैली। तब तक आप लोग लिखिए, हम एक इमेज ला रहे हैं, आप लोगों को दिखला रहे हैं। देखिए हैंगिंग वैली को, इस इमेज को देखिए, ये एक स्केच है। देखिए ये दिखला रहा है ग्लेशियर का मेन वैली, नीचे वाला ये दिखला रहा है ग्लेशियर का मेन वैली। ऊपर ये जो पर्वत है उस पर भी देखिए ये ग्लेशियर का एक और वैली है। ये सब ग्लेशियर के वैली है जो मेन ग्लेशियर से छोटा है, जो मेन ग्लेशियर से छोटा है, और इस छोटे ग्लेशियर का बर्फ है आके इस मेन ग्लेशियर में गिरता है। छोटे ग्लेशियर का बर्फ है या पानी आके इस मेन ग्लेशियर में गिरता है। देखिए इस जो छोटी घाटी है उसकी घाटी बड़ी घाटी के ऊपर लटकती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए ये जो छोटी वाली घाटी है इसको हैंगिंग वैली नाम दिया गया है। आप इसको इस इमेज के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए ये हो गया मेन घाटी, ये हो गया मेन घाटी, और ये ऊपर छोटी घाटी। देखिए यहां लिखा है ना हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली। तो घाटी के ऊपर, घाटी के ऊपर, एक मिनट, घाटी के ऊपर जो घाटी होती है उसको कहते हैं हैंगिंग वैली। तो एक मेन ग्लेशियर में बहुत सारी हैंगिंग वैली हो सकती है या होती हैं।
अदर दूसरा डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें भी दिखलाएगा। देखिए ये रहा मेन वैली, और देखिए यहां लिखा है ना हैंगिंग वैली। इस वाले वैली को हैंगिंग वैली। तो हैंगिंग वैली समझ में आ गया कि मेन वैली के ऊपर जो वैली स्थित हो, जिसका बर्फ आकर या पानी आकर मेन वैली में गिरे, उसको कहते हैं हैंगिंग वैली। अब सुनिए, 1 मिनट रुकिएगा। आपको बताएं कि जाड़े के दिन में इसको पार करना आसान है, गर्मी में नहीं। अब ये मेन वैली का जो दीवार है ये काफी ऊंचा रहता है, 20, 25, 50, 100 मीटर तक ऊंचा रहेगा, 200 मीटर ऊंचा रहेगा, एकदम सीधा खड़ा रहेगा, जिसको कि चढ़ना नामुमकिन है। तो वो फिर स्पेशल पर्वतारोही जो होते हैं, गेम टीवी में देखते होंगे कि ऐसे मार मार के एकदम चढ़ता है सब ऊपर, तो स्पेशल इस पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, नॉर्मली इस पर नहीं चढ़ा जा सकता है। तो चलिए ये रहा आपका हैंगिंग वैली। अब आइए, हैंगिंग वैली बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा? हैंगिंग वैली का इमेज बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा? तो ये 3D डायग्राम हो जाएगा। नहीं, 3D होगा तो थोड़ा सा कलाकारी करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो चलिए आज की सभा समाप्त की जा रही है। धन्यवाद।